अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। और आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि मार्शल लॉ लग गया है जनूबी कोरिया में। जी हाँ, वो ही जमहूरी, एशियन टाइगर, सैमसंग और हंडाई बनाने वाले जनूबी कोरिया की बात कर रहा हूँ। अभी अब से कुछ घंटे कबल जनूबी कोरिया के सदर योन सुक योल ने एक लाइव खिताब में कहा, मेरे अजीज़ हम वतनों, और मेरे अजीज़ हम वतनों का तर्जुमा अगर आप करें कोरियन में तो वो है सलांगा नेम डोंग पू येलोबन। इससे आगाज़ करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मार्शल लॉ नाफिज कर रहा हूँ जनूबी कोरिया में, और वो इसलिए क्योंकि हमें शुमाली कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया के कम्युनिस्ट फोर्सेस और उनके एजेंट्स, और यहाँ पर वो बात कर रहा है जनूबी कोरिया की अपोजिशन पार्टीज़ का, ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं और इन्होंने हमारे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, कोई कानून साजी नहीं हो रही। इस पे आप मैं ये भी बताता चलूँ कि जो अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी है उनकी अक्सरियत है साउथ कोरिया की पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि ये ना बजट पास होने देते हैं, ना ये हमें ये मौका देते हैं कि हम ड्रग गैंग्स और मुल्क दुश्मन अनासर से लड़ सकें। चुनाचे मैंने मार्शल लॉ लगा दिया है, और जैसे ही मुल्क नॉर्मल सूरत हाल तक आएगा तो मैं इसको हटा दूंगा। जिसके बाद मार्शल लॉ के कमांडर जनरल पाक आंसू नाम भी चेक करें थोड़ा सा, पाक आंसू ने कहा, आंसू निकल बोल देंगे, हाँ आंसू निकल, मैं रुलाऊंगा इन्हें। जी, उन्होंने कहा कि तमाम सियासी सरगर्मियों पे पाबंदी लग गई है। इसमें नेशनल असेंबली शामिल है, लोकल काउंसिल्स, यूनियन काउंसिल्स, लोकल बॉडीज़ और किसी भी किस्म की सियासी तंजीमों पर अब पाबंदी है। और जिसने हमारी जमहूरियत के ख़िलाफ़ कुछ किया, ये मार्शल लॉ कमांडर कह रहे हैं कि जिन्होंने किसी ने अगर हमारी जमहूरियत के खिलाफ कुछ किया तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और हाँ, ये भी कहना ज़रूरी होता है कि ये जो सारी फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन फैली जा रही है ना यार, अब देखना ये वाकई उन्होंने कहा, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर कोई। मैं ये जो मैंने मेरे अजीज हमवतनों का तर्जुमा भी किया, ये भी 100% दुरुस्त है। अच्छा, एक जुमला आप शायद मिस कर गए। मैं शायद मैं आ रहा हूँ उस पर, बताएं। ठीक है, आप नहीं आएंगे, चलिए अगर मैं नहीं आया तो आप ऐड कर दें, ठीक है। अच्छा, कि तमाम हड़तालों पर पाबंदी है, इस वक्त वहाँ पर डॉक्टरों और अस्पतालों के हड़ताल चल रहे हैं। और ये भी कहा कि अगर किसी ने कुछ किया तो हम उसको एक ही दम गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने शायद कुछ मिस किया है इसमें, बताएं। उन्होंने कहा कि हम मार्शल लॉ के ज़रिए कोरिया को एक आज़ाद और ज़्यादा जमहूरी मुल्क बनाए। बहुत ज़बरदस्त जी। अच्छा, ये हमारे यहाँ भी होता है कि यहाँ मार्शल लॉ ज़रूरत से एक लम्हा ज़्यादा भी नहीं रखा जाएगा। क्या था 90 दिन में, पहले 90 दिन, हाँ हर आदमी कहता है, फिर वो 90 दिन की एक्सटेंशन होती रहती है, ज़रूरत की भी वही तय करता है। जी हाँ। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ कि सड़कों पर टैंक्स देखने को मिले और पार्लियामान की छत पर हेलीकॉप्टर लैंड करने लगे, वहाँ से फौजी निकले और फौजियों ने कहा कि यार अब हम जाके पार्लियामान को सिक्योर कर लेंगे। पार्लियामान को सिक्योर क्यों करना था? क्योंकि बड़े एक अजीब और गरीब निज़ाम है जनूबी कोरिया में। वहाँ पर अगर पार्लियामान वोट करे और कहे कि यार मार्शल लॉ को हटा दो, तो आपको हटाना पड़ेगा, लाजमी है। तो ये किस किस्म का मार्शल लॉ है? एक तो मेरा सवाल ये है, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर जनूबी कोरिया हमारा 5 ईयर प्लान लेकर इतना तरक्की कर सकती है तो क्या हमारा कू प्लान नहीं ले सकती? क्योंकि सबको पता है कि आप मार्शल लॉ के ऐलान से पहले आपको पार्लियामान पर कब्जा करना होता है, उसके बाद नहीं। एक दफ़ा आपने बता दिया कि हम ये करने जा रहे हैं, उसके बाद काम नहीं होता। और यहाँ पर भी यही हुआ है। फौजी पहुंचे, स्पेशल फोर्सेस के बंदे, मतलब फुल आर्म्ड, शीशे तोड़कर अंदर दाखिल होने लगे कि वहाँ पर उस वक्त तक आवाम पहुँच गई थी, हुजूम आ गया। इंटरेस्टिंग बात ये कि दोनों पार्टियां, अपोजिशन और सदर की अपनी पार्टी, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या, किस चक्कर में, और उन्होंने कहा सब पहुंचे, पार्लियामान पहुंचे, हाँ, उसको बचाने के लिए वोट देना हमने, और वोट हुआ। 300 और वोट में क्या हुआ? 190 मेंबर उस वक्त मौजूद थे, सबके सब ने जो है वोट दिया। बाकी जाहिर है वो पहुंच नहीं सके, 110 जो बाकी मेंबर थे। अच्छा, ये जो है अब होगा क्या? हाँ। अगर ये टिक गए, अगर PCO आएगा, नई अदालतें आएंगी,
वो इंडेमनिटी दे देंगी नजरिया ज़रूरत के तहत। और अटॉर्नी जनरल के पास एक वैलिड पॉइंट है कि जनाब, जब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने पार्लियामेंट को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया तो फिर उसके बाद पार्लियामेंट के इजलास की कोई कानूनी हैसियत नहीं। ये अच्छा, मीडिया इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ द मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन चैनलों मीडिया कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़ता है, मार्शल लॉ लगाना पड़ता है। यार देखो यार, किस एलानिया आई मीन आप मतलब यहाँ पे तो आपको सिर्फ कहने की जरूरत होती है, वहाँ पर यहाँ पे खौफ ही काफी। एनीवे, बहरहाल लेकिन जो जैसे आप अभी बता रहे थे, शायद हमने बताया नहीं बताया कि जो वोट हुआ है पार्लियामेंट में 190 मार्शल लॉ के खिलाफ वोट दिया है, 0 जी उसके हक में। हाँ, और ये इसकी वजह ये भी है कि जो वहाँ के जो साउथ कोरिया के जो मेन ऑपोजिशन लीडर हैं ली जे मियोंग, वो दीवार टाप के अंदर घुस गए थे पार्लियामान की। हम यार ये देखो, कार्य सरकार में मुदाखलत, जज्बा क्या आपने मतलब पार्लियामान को की दीवारों को सिक्योर नहीं किया यार। ये आई मीन किस तरह का बचपना है ये, आई मीन आई एम सॉरी, इट्स सो एमेचरिश। और उन्होंने वहां पर ऐलान किया है, क्योंकि अब ऑर्डर तो हो गया है ना, वोट पास हो गया है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फौज का कहना है कि हम कोई पार्लियामान को नहीं जानते, हमने सिर्फ सदर की बात सुननी है, सदर ने हमने ऑर्डर दिया है, वो ही हमें पीछे हटा सकता है। तो जो ऑपोजिशन लीडर हैं ली जे मियोंग, उन्होंने भी एक वार्निंग दे दी है कि जो भी फौजी मार्शल लॉ के हक में बाहर निकलेंगे, आप सब पे गद्दारी के मुकदमे होंगे, आपके मुस्तकबिल में सिर्फ अदालतें हैं और जेल है। अच्छा, जैसे हम सुनते हैं कि हर शख्स, कामयाब शख्स के पीछे एक खातून का हाथ होता है, यहाँ पे भी उनकी जो अहलिया हैं वो नहीं तो सदर की कामयाबी में सदर साहब की जो कामयाबी है उसमें उनकी अहलिया का बार बार जिक्र आ रहा है, किम क्योन ही जी, बिल्कुल। और वो एक फ्लैम्बॉयंट खातून हैं, उनको फैशन का बड़ा शौक है, उन्होंने भी कोई गिफ्ट लिए थे और वहाँ पे लोग उनसे कह रहे हैं जी यार मुझे शर्म आ रही है, क्रिश्चियन डियोर का बैग, मुझे शर्म आ रही है, एक क्रिश्चियन डियोर का बैग, वो भी एक पास्टर से लिया, वो भी फिल्म। पास्टर बता दो क्या है? पास्टर वही समझे कि पादरी कह सकते हैं, मजहबी शख्सियत, वो लिया, वो फिल्म हुआ। $2250 का सिर्फ बैग जो है छोटा सा स्कैंडल बन गया। इसमें डूब ये मतलब इधर कोई घड़ी वड़ी इन्वॉल्व नहीं थी, इधर बैग इन्वॉल्व था, कोई प्लॉटे नहीं है, कुछ नहीं है जी। हमारा तोशा खाना बहुत अच्छा है यार। हाँ जी, इससे तो हमारा तोशा खाना बहुत अच्छा है। अच्छा, ये एक एलिगेशन था। दूसरा था कि आपने स्टॉक मार्केट में हेर फेर किया है, माल बनाया है, इनसाइडर ट्रेडिंग। और जब ये इल्ज़ामात सामने आए तो सदर साहब ने कहा कि उन्हें अपना जो रवैया है उस पर एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, हालात ऐसे ही चलते रहेंगे। एक और इल्ज़ाम भी है, हाँ, जो बाई इलेक्शन हुए हैं ना, उसमें पार्टी टिकट जो हैं वो चुंग बीबी ने चुन के तकसीम किए थे। यार आखिर एशियंस होते हैं। सर नहीं देखें आप, नहीं आई एम सॉरी, अब ये ना ये आई एम सॉरी, ये रेसिस्ट बात का आपने कर दी है। हम एशियंस हैं ना? नहीं, अमेरिका की मिसाल सुने ना। अभी जो बाइडेन बाबा जी ने क्या किया, जो बाइडेन ने क्या किया, हाँ अपने बेटे को, उसका जो नशई बेटा है ना, नशई बेटा है ना, उसके ऊपर कोई काफी इल्जाम थे, टैक्स चोरी वगैरह वगैरह, और ट्रम्प साहब ने अपना आधा खानदान खत्म तो बताया, मैं बताइए तो बताया ना कि उसने किया क्या है, ये भी बताना है आपने। तो उसके ऊपर ये फ्रॉड और इस तरह के जो टैक्स इवेजन के जो थे ना, तो उसने पहले कहा था कि नहीं यार मैं इसको पार्डन नहीं करूंगा। आपको पता है अमेरिकन सदर वो भी शहनशाहों की तरह ना, लो मैंने तुम्हें माफ किया, तो उसने कहा था कि मैं नहीं माफ करूंगा, और उसने माफ कर दिया है। ट्रम्प साहब ने अपने आधे खानदान को ट्रम्प ने अपनी बेटी के ससुर को माफ कर दिया था, बेटी के ससुर को, हाँ पहले माफ किया था, लेकिन अभी ओहदों पे भी लगा रहे हैं। हाँ, वो भी एक डेमोक्रेसी है। हाँ, अपने दामाद के बाप को भी लगा दिया ना उसने, जनाब जैरेड कुशनर के बाप को भी एक ओहदा दे दिया। तो हम क्यों अपने आप को कोसते हैं? हाँ, तो हमें नहीं कोसना चाहिए, कॉम्प्लेक्स में मुब्तला नहीं, हम बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, पूरी दुनिया यही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि ये पहली बार नहीं है कि जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगा है। तकरीबन 45 साल पहले जी 1979 में उनके सदर पाक चुंग ही को कत्ल किया गया था, असैसिनेट हुए थे। उसके बाद ये मार्शल लॉ लग गया। अच्छा, वो क्रीपिंग मार्शल लॉ था, पहले तो सिर्फ दारुल हुकूमत सियोल में था, कुछ इलाकों में था, फिर उन्होंने कहा कि यार नहीं यार देखो पूरे मुल्क में ना मजा नहीं आ रहा, हाँ अफरा तफरी फैल रही है, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो स्लोली बढ़ता गया, और फिर 1980 में ये एक गेम हुई, उन्होंने कहा पूरे मुल्क में। लेकिन फिर क्या हुआ, और इत्तेफाक की बात है कि 9 में ही नहीं लेकिन ये 18 में ही मूवमेंट कहा जाता है
18 मई मई के महीने में कोई मसला है पता है? हाँ कुछ है होना ही नहीं चाहिए। हाँ स्प्रिंग होती है ना शायद, हाँ हो सकता है, हाँ ग्लोबल वार्मिंग। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी मूवमेंट निकली, इज कॉल्ड द ग्वांगजू डेमोक्रेटिक अपराइजिंग, जिसमें कहा जाता है कि तकरीबन 1000 से 2000 लोग कत्ल किए गए। अभी तक हमें नहीं पता कि कितने लोग मारे गए, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे। बहरहाल ये जो अब हम कू नहीं कह सकते ऐसे, एक अटेम्प्टेड कू है, मार्शल लॉ इम्पोजिंग है, वो टेक्निकल बात है। वैसे सदर योंग ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है मार्शल लॉ का ऐलान करके। वो इसलिए कि अब बन जाएंगे सदर योंग इस्कंदर मिर्ज़ा, और जो जनरल आंसू साहब हैं वो बन जाएंगे अयूब खान। और वो ये सोचेंगे कि जब सारे इख्तियारात मार्शल के मेरे पास हैं तो ये क्या कर रहा है, ये सदर क्या कर रहा है, तो सदर को सिकंदर मिर्जा की तरह हटा सकते हैं। और वो ऑलरेडी लोगों में अनपॉपुलर है, उनकी 25% से ज़्यादा मकबूलियत नहीं, उनके इस्तीफे का मुतालबा है, उन्होंने अपनी आइसोलेट कर दिया अपनी अहलिया की खातिर। मेरा ख्याल है कि ये शायद कल सुबह तक ये सारा मामला, दुनिया में कोई एक ऐसा बादशाह, तुम जो मुस्तकिल ताने दे रहे हो, मैं कोई ताने नहीं दे रहा, मैं हकीकत बता रहा हूं। कोई ऐसा बादशाह, ऐसा सदर और ऐसा वजीर आजम बताओ जिसने अपनी बीवी की जो इस तरह की हरकतें, बैग ले लिया, कड़े ले लिए, उसके खिलाफ उसने कहा हो कि तहकीकात होंगी। कोई एक मिसाल पिछले 8000 साल में कहीं बीवी से बचने के लिए तो नहीं मार्शल लॉ लगा दिया? हाँ, वरना यहाँ ये भी हो सकता है कि उसने जब ये कहा कि इन्हें नहीं करना चाहिए था, नशरी तकरीर में बीवी को पीछे खड़ा करके उसने कहा कि ये जो है इन्होंने नहीं किया है, आखिर तो घर तो आना है ना, तो फिर हो सकता है कि उस बीवी ने वैसे बस एंड में बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप वाकई जनूबी कोरिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें यार, हमसे कहीं ज्यादा यार वायलेंट, हाई रंगीन। अच्छा, एक को डिपोज किया, एक को असैसिनेट किया, एक को कू में डाल दिया, एक जेल में था, जेल से निकल के वो सदर बना, फिर दोबारा जेल गया, एक ने सुसाइड कमिट, एक ने खुदकुशी कर दी क्योंकि मेरे पे करप्शन के इल्जाम है, और कुछ को तो 24 साल जेल। जो भी आता है वो जेल से निकल के आता है, अपने मुखालफिन को जेल में डालता है, फिर बाद में उनको पार्डन वार्डन सीखें। आम तौर पे जो जनरल आते हैं वो ये कहते हैं कि इसने हुकूमत ने मईशत का बेड़ा कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर, सियासत। यार यहाँ दुनिया की 12वीं और एशिया की 4थी बड़ी मईशत है, उसकी तकरीब में तो वो ये भी नहीं कह सकता कि इन्होंने मईशत का बेड़ा कहा है। सदर ने यही तो कहा है कि कबाड़ा हो रहा है, कबाड़ा हो रहा है सर। चलें, साउथ कोरिया का दुखड़ा ये हमने आपके साथ शेयर किया हमारे साथ में। थोड़ी सी आखिरी बात मैं कहूँगा, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी है, कैपेसिटी बिल्डिंग कंसल्टेंसी इनके साथ खोल देते हैं कि कू करने के सही तरीके क्या है। हाँ, हमसे सीखें। $2-3 बिलियन तो मिल जाएगा ना यार, वो लंबे नोट है इनके पास यार। चलें ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, अभी वापस आएंगे तो कुछ अपने दुखड़े, हमारी मईशत के दुखड़े, थोड़ा उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। हमसे अक्सर लोग कहते हैं कि यार कभी कभी कोई अच्छी खबर भी दे दिया करें, हमेशा सिर्फ तबाही बर्बादी की बातें करते हैं। तो माशी महाज पे ख़बरें ये सामने आई हैं पिछले चंद दिनों में कि हमारी जो माशी तंगी है उसमें कमी के कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम 2-3 चीज़ा फिगर्स ले लें तो नवंबर में सालाना महंगाई की शरह जो है वो 4.9% रही। आपको याद होगा पिछले साल जब हम ये फिगर्स देते थे इन्फ्लेशन के, तो हम बात करते थे 38% महंगाई की, और ये एक तारीख़ी महंगाई थी जिसमें कौम की चीखें निकल गईं। इसी तरह अगर हम इंटरेस्ट रेट देखें यानी कि शरह सूद को, तो एक वक्त था जब ये 22% को छू रहा था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता कम होकर 15% तक आई है, और तवक्को है कि 16 दिसंबर को स्टेट बैंक की मॉनेटरी कमेटी का जो इजलास होगा उसमें और सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट रेट जो हैं वो कम होंगे। इसी तरह से एक और पैमाना है स्टॉक मार्केट का कि उसने नई बुलंदियों को छुआ है, लेकिन उस पर डिबेट होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये तो मसनूई है, इसमें चंद प्लेयर्स हैं वो मार्केट को ऊपर नीचे करते रहते हैं। चलें इसको मान लेते हैं, स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस है उसको छोड़ देते हैं, वहाँ पे सट्टा चलता है। तो फिर भी ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो दरामदात हैं और तरसीलात हैं, यानी कि बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, उसमें कुछ नुमाया इजाफा देखने में आया है इस माली साल के आगाज़ पर। तो ये तो थी अच्छी ख़बरें, लेकिन इन अच्छी ख़बरों का हमारे आम लोगों पर कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा? हमें आपको हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्यों नहीं महसूस हो रहा कि ये जो फिगर्स आते हैं स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के, ये हमारी रियलिटी को क्यों नहीं रिफ़्लेक्ट करते? थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, हमें उम्मीद बांधनी चाहिए या नहीं। हमारे साथ दो सीजन्ड
इकोनॉमिस्ट हैं, खुर्रम हुसैन कॉलमिस्ट हैं, डॉन में लिखते हैं, आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, और साथ ही अमार हबीब जो कि इकोनॉमी पढ़ाते हैं, समझाते हैं, हमारे प्रोग्राम में भी आते रहते हैं। तो सबसे पहले अमार, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि ये जो अशारिये गवर्नमेंट ज़ाहिर के दिखा रही है, बता रही है कि हमारी माशी टीम परफॉर्म कर रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो आम आदमी क्यों नहीं इसको मानता? हमारे शो पे भी लोग कॉल करते हैं, कहते हैं कि ये आप क्या बातें करते रहते हैं, बाहर तो वैसी महंगाई चल रही है। देखिए, इसमें जो है थोड़ा टाइम लगता है ट्रांसमिशन होने में, कि आज जो बेहतर नंबर आए इसका मतलब ये है कि चीज़ें और ज़्यादा महंगी नहीं होंगी। इसका मतलब ये नहीं होंगी कि जो कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी। अगर अगले 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने जो है चीज़ों की कीमतें जो हैं वो ज़्यादा बढ़े ना, और आपकी तनख्वाहें जो थोड़ी बहुत बढ़ जाएँ, तो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ एडजस्ट हो जाती है। तो जो भी चीज़ होती है, जब कीमत बढ़ती है तो उसका फ़ौरन इम्पैक्ट लगता है, जब कीमत नहीं बढ़ती तो उसका इम्पैक्ट आपको महसूस होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। तो ये ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जो है इसी तरह चलता है। अच्छा, जिस रेट पे इन्फ्लेशन नीचे आया है, क्या ये हैरान कौन है? क्योंकि गवर्नमेंट की जो अपनी प्रोजेक्शंस थी, शायद वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होगा, और जब ये ड्रॉप होता है तो ये कोई इस तरह से मईशत के लिए अच्छी खबर तो नहीं है कि यहाँ पे कोई ग्रोथ होने जा रही है, क्या? देखिए, हैरान कुन तो बिल्कुल है कि इतनी तेजी से ड्रॉप हो गई, मगर क्योंकि पिछले साल इसी वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई थी, तो ये हम कंपेयर करते हैं पिछले साल से इसको, पिछले साल के मुकाबले में जो है बहुत मामूली से जो है वो इजाफा हुआ है। इसके 2-3 वजूहत हैं। एक वजह यह है कि हुकूमत ने जो है इस दफ़ा जो है अपने अखराजात जो उनको थोड़ा कंट्रोल करके रखा है, आमदन को थोड़ा बढ़ाया है, तो खसारा जो है वो कम हुआ है। जब खसारा कम हुआ है तो हुकूमत ने जो है बोरो नहीं करा है या और ज़्यादा उधार नहीं लिया है। इन सब की वजूहत से जो है थोड़ा इन्फ्लेशन थोड़ी काबू में आई है। अगर अभी हम यही करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें फिर से इंपोर्ट करना शुरू कर दें, फिर से जो है जैसे कहते हैं डॉलर जितने भी थोड़े बहुत हमारे पास रिजर्व्स आए उनको हम खर्च करना शुरू कर दें, इंपोर्ट करना शुरू कर दें, फिर यही होगा कि रुपए की कदर जो वो कम होगी। जब रुपए की कदर कम होगी तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें फिर वो महंगी हो जाएंगी। तो ये ओवर द लास्ट जैसे कहते हैं ना 12 से 18 महीने में जो ये कंट्रोल करके चल रहे हैं उसकी वजह से ये चीज़ आई है। आगे जाके अगर फिर से ऐसा होता है कि जी बहुत ज़्यादा एक साथ स्पेंडिंग शुरू हो जाती है तो फिर से जो है अफरातज़र आपको बढ़ना शुरू नजर आ जाएगी। लेकिन यही तो डिलेमा है ना कि जब आप कहते हैं कि हमने जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना है, अब हमारी जीडीपी ग्रोथ ज़्यादातर कंजम्पशन से होती है, और कंज्यूम हम वो चीज़ें करते हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, और जो इंपोर्ट करते हैं ज़ाहिर है उनके लिए हमें डॉलर खर्चने पड़ते हैं। तो एक थोड़ा सा विशेष साइकिल नहीं है फिर हमारा? ये साइकिल ही 98% जो है लास्ट ईयर का जो नंबर है 98% ऑफ योर जीडीपी वो कंजम्पशन है, और वो उसमें काफी हद तक कंजम्पशन जो है वो इंपोर्ट बेस्ड है। तो अगर आप जीडीपी कंजम्पशन के थ्रू बढ़ाएंगे तो आपको और ज्यादा डॉलर चाहिए होंगे। एक मोटा मोटा हिसाब है कि अगर आप 3% से ऊपर ज्यादा की ग्रोथ लेते हैं या 3.5-4% की ग्रोथ करते हैं, 4% प्लस की अगर आप ग्रोथ करेंगे तकरीबन आपको 12 से 13 अरब डॉलर एक्स्ट्रा चाहिए होंगे उस कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए। तो हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है जो कंजम्पशन बेस्ड है उसको हम कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है हमें मूव करना है। तो वो जितनी दिहाइयों से हमारी ये बात चल रही है। हाँ। अच्छा खुर्रम साहब, मैं इस तरह से ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जिस तरह हमारे यहाँ तो जैसे गवर्नमेंट को अगर थोड़ी भी कहीं से अच्छी खबर आ जाए तो उसको बहुत प्ले अप करते हैं, एग्जैजरेट भी करते हैं क्योंकि वो तलाश में हैं कि कहीं से कोई अच्छी खबर आए। लेकिन हम आगे जो अगर थोड़ा सा देख रहे हैं, अभी हम दिसंबर में हैं, अगले साल ट्रंप साहब आ जाएंगे, हम सुन रहे हैं कि ट्रेड वॉर शुरू होने वाली हैं चीन के साथ, दीगर मुल्कों के साथ। बड़े लोगों को ख़दशा है कि शायद अगले साल ग्लोबल रिसेप्शन की तरफ हम चले जाएं, उसका हम पे भी इम्पैक्ट आएगा। हम अगर थोड़ा सा आगे की तरफ देखें कि 3-4 महीने में ये गवर्नमेंट अभी भी बहुत वल्नरेबल है ना, एक्सटर्नल शॉक्स अगर इसको लगते हैं तो ये थोड़ा बहुत जो गेन हुआ है ये फिर लूज़ हो सकता है। डेफिनेटली आई थिंक शॉक भी क्या, अगर जिस रास्ते पे भी चल रहे हैं जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का रास्ता है, अगर उस रास्ते से भी थोड़ा सा उतर गए तो दोबारा से वापस हम लोग उसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जो आपको भी याद होगी जब गर्मियां 2022 में मैं आपके प्रोग्राम पे आता था और आप लोग मुझसे पूछते थे कि क्या डिफॉल्ट होने वाला है या नहीं। आपको वो दिन अच्छी तरह याद है यकीनन। तमाम लोग यही सवाल पूछ रहे थे और वो दिन वापस आ सकते हैं महीनों के अंदर अंदर, अगर एक बहुत केयरफुल रास्ता जिसके ऊपर अभी चल रहे हैं उससे अगर हट गए थोड़ा सा भी। अच्छा खुर्रम, अब फर्ज करें कि एक्सटर्नल शॉक्स नहीं आती, ठीक है, फ़र्ज करें कि इसी तरह महंगाई के जो इन्फ्लेशन की जो रेट है वो काबू में रहती है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, जाहिर है हुकूमत कहेगी कि देखें ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बनता है, उनका हक है ये कहना। क्या एक और जो सोच है वो ये है, और अक्सर आपने ये बात सुनी होगी
कि इससे फिर पीटीआई की मकबूलियत को खतरा पड़ेगा कि जी हम लोग कहेंगे कि बिल्कुल मईशत सही चल रही है, और जैसे अमार कह रहे हैं अगर लोगों तक ट्रिकल डाउन हो जाती है, क्या ये सोच दुरुस्त है? क्या आपका ख्याल है कि वाकई अगर थोड़ी बहुत इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, क्या इसका पॉलिटिकल फायदा होगा इस हुकूमत को? नहीं, पॉलिटिकल फायदा मैं नहीं होते हुए देख रहा जरा। उसकी वजह यह है कि हम लोग जो मईशत में अभी हो रहा है ना, जिन चीज़ों की आप डिस्क्रिप्शन अभी दे रहे हैं, हो रहा है कि जैसे इन्फ्लेशन गिर रही है, फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट्स जो हैं वो काबू में आ रहे हैं, इस चीज़ को स्टेबलाइजेशन कहते हैं। ये इकोनॉमिक ग्रोथ से एक अलग चीज होती है, इट्स नॉट द सेम थिंग। यू कैन हैव ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, लेकिन पाकिस्तान में फिलहाल हम लोग वो चीज नहीं हासिल कर सके। अब प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि मईशत तो स्टेबलाइज कर रही है लेकिन ग्रो नहीं कर रही, और अगर ग्रो करना इसने शुरू किया तो दोबारा से ये वाले जो डेफिसिट्स हैं ये वापस आ जाएंगे, और इन डेफिसिट्स की वजह से दोबारा से वापस महंगाई पैदा होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि हम लोग वापस उसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहां से अभी हम लोग अभी निकले हैं। अब प्रॉब्लम वहां पे ये पैदा होती है कि विदाउट ग्रोथ, अगर आप प्रोजेक्शंस देखें ग्रोथ की अगले कोई 3-4 सालों के लिए, तो मुश्किल से कोई 3-4-5% ग्रोथ जो है वो ये इकोनॉमी रजिस्टर कर सकेगी। प्रोग्राम IMF का प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद भी मेरे ख्याल में कोई 5% तक का ग्रोथ टारगेट होएगा मैक्सिमम। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हर साल 20 लाख तकरीबन मजीद नौजवान एंटर करते हैं पाकिस्तान की वर्कफोर्स को। इस मईशत ने हर साल 20 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट करनी है, इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग जॉब्स टू एवरीबॉडी एल्स जो अभी ऑलरेडी वर्कफोर्स में है, उनको प्रोवाइड करने के बाद 20 लाख जॉब्स एनुअली हर साल इसने न्यू क्रिएट करनी है, और वो इकोनॉमिक ग्रोथ के बगैर नहीं हो सकता काम। तो वो कहाँ जाएंगे? वो जो नौजवान होंगे, तो एज अ रिजल्ट एवरी ईयर प्रेशर विल इंक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज, पीपल्स कंजम्पशन विल डिक्रीज एंड विल सफर। तो अभी सिचुएशन यहाँ पे फंसी हुई है कि स्टेबलाइज तो कर रहे हैं इकोनॉमी का, तो इसमें फायदा हो रहा है, लेकिन सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा हो रही है सब कुछ की वजह से। अच्छा, मैं ये जानना, हाँ आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, वो एक हुआ है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है कि खबर आज मैं पढ़ रहा था कि वज़ीर ख़ज़ाना है हमारे औरंगज़ेब साहब, वो IMF के साथ जो कंडीशन तय हुई हैं वो कुछ कसमसार हैं, वो तंग हैं थोड़े से, इस तरह उनकी बातों से लग रहा है। और ये भी ख़बर है कि अगली किस्त देने से पहले IMF शायद मज़ीद जकड़ेगा, इसलिए कि ये जो हैं वो हिलजुल कर रहे हैं और IMF डंडा लेके खड़ा हुआ है। तो ये दुरुस्त है तासुर? किससे सवाल पूछ रहे हैं? अमार आप बता दें। नहीं, देखें ये तो चीज़ें चलती ही रहती हैं कि जाना है, फिर IMF डंडा लेके खड़ा होगा, फिर वो चीज़ सही हो जाएगी। ये पार्ट एंड पार्सल है, जो टारगेट देते हैं उसको थोड़ा हम कभी ओवरशूट कर देते हैं, कभी उसके नीचे होते हैं, मगर जो आज से 6 महीने पहले या साल पहले या 18 महीने पहले हालात थे उससे काफ़ी बेहतर है। तो ये मतलब ये समझ सकते हैं कि जो पोजीशन है उतनी बुरी नहीं है जितनी पहले थी, क्योंकि स्टेबलाइजेशन जब ये हमें नज़र आ रही है, और आप जैसे हमने शुरू में बोला है काफ़ी चीज़ें जो इंडिकेटर है वो हुकूमत के लिए खुद हैरान कौन है। तो ओवरऑल जो इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है। ठीक है खुर्रम, आपका भी इनपुट लेते हैं। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, वापस आके फिर इसी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक। अब बदकिस्मती से हम शायद उन सहाफ़ियों में से नहीं हैं जिनकी कोई बहुत लंबी चौड़ी पोजीशंस हो स्टॉक मार्केट में। मैंने तो कभी नहीं किया। आपने कभी नहीं किया? मैंने किया, समझ नहीं आता। नहीं, मैंने किया है, और अगर आप मुझे फॉलो करें ना तो आप कभी मार्केट में नहीं हारेंगे। सिंपल तरीका ये होता है कि जब मैं ख़रीदता हूँ आप बेच दिया करें, और जब मैं बेचता हूँ आप नुकसान ही नहीं, घाटे का। अब मैं बता रहा हूँ 100% यही होता है। यूँ आपको पता है कि बहुत ऐसे सहाफ़ी हैं जो मतलब जिनकी टॉप हेडलाइन ही होती है कि आज बाजार 500 पॉइंट ऊपर बढ़ गई, जब 1000 पॉइंट नीचे गिरती है तो फिर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपील कर रहे होते हैं कि सर प्लीज़ आप मुल्क को संभालें, भाई का नुकसान हो रहा है। तो खुर्रम, अब मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा तजुर्बा तो बहुत ही बुरा रहा है, ज़्यादा नुकसान ही हुआ है, नफ़ा कम ही हुआ है मेरा। लेकिन ये जो इस वक्त जो वैशी किस्म की तेज़ी बाजार में हम देख रहे हैं, मतलब चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, अनरियल तो नहीं है? ये क्या है? इसके पीछे क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही मुझे इस बात की।
ज़रार, आपको पता है डॉलर टर्म्स में स्टॉक मार्केट अभी तक 2017 की लेवल से नीचे है। अच्छा। हाँ, अब देखिए हो ये रहा है कि जब इंस्टेबिलिटी का दौर आया था पाकिस्तान में, तो उसके बाद प्राइसेस को एडजस्ट करना पड़ा था इन ऑर्डर टू रिस्टोर स्टेबिलिटी। ठीक है, और सबसे पहले जो प्राइसेस एडजस्ट हुई थी वो पेट्रोल की थी, वो बिजली की थी, वो गैस की थी, और उसके साथ साथ वो डॉलर की प्राइस भी थी। तो हमने डिवैल्यूएशन देखी, हमने इन प्राइसेस को चढ़ते हुए देखा, बिजली के बिल्स चढ़े थे, पेट्रोल की प्राइसेस चढ़ी थी, ये सब कुछ हुआ था। इसको प्राइस एडजस्टमेंट कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ फिर जैसे स्टेबिलिटी आई तो फिर खाने पीने की जो चीज़ें हैं, ज़रूरी अशियात, उनकी भी कीमतें जो थी वो भी सेटल हुई अपनी अपनी जगह पे। अब हम देख रहे हैं कि उसी के साथ साथ, उस प्रोसेस के साथ साथ एक और प्राइस एडजस्ट कर रही है, और वो है एसेट्स की प्राइसेस। एसेट असासे जो होते हैं, प्रॉपर्टी या लैंड तक अभी तक ये बात नहीं पहुंची, उसकी अपनी जगह है, उसकी अपनी वजह है। लेकिन कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज हैं उनकी शेयर्स जो हैं उनकी प्राइसेस एडजस्ट कर रही हैं, सिंपली बिकॉज ये इकोनॉमी वाइड एक प्रोसेस था जो पिछले जुलाई 2023 से शुरू हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता वहां से फैलता हुआ नाउ इट इज रीचिंग द एसेट मार्केट्स। अभी तो नहीं, ये रैली काफी देर से चल रही है, बट इन डॉलर टर्म्स अगर आप देखें तो जितनी वैल्यू स्टॉक मार्केट ने लूज की थी, इन एसेट्स ने लूज की थी ना इंस्टेबिलिटी के दौर में, वो भी रिकवर तो नहीं की। तो डॉलर टर्म्स में एज ए रिजल्ट अभी तक कोई 2 या 3 गुना मजीद और इसको आगे जाना होगा यहाँ से। जब ये 200,000 लेवल को क्रॉस करेगी और एक्सचेंज रेट यहीं पे होगा, तब आप कह सकते हैं किसी किस्म की रैली आ रही है। लेकिन अप अंटिल दैट टाइम आई थिंक लॉस्ट ग्राउंड ही रिगेन किया जा रहा है। अमार, इस वक्त माल उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? मतलब बंदा PSX खरीदे या प्लॉट खरीदे? मैं अपनी मैं अपनी क्यों लोगों को, पीपल वांट टू नो जी जी सॉरी बोले। ये मैं कह रहा हूँ, नफा अपना नुकसान अपना, ठीक है। मगर इसमें मैं अगर आप देखें प्लॉट के मुकाबले में, तो मैं तो कभी भी एडवाइस नहीं करता किसी को कि प्लॉट लें। इक्विटी मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, आप 5 साल 10 साल तक कर सकते हैं और आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान किसी न किसी दिन तरक्की करेगा, तो बिल्कुल ले लें। अच्छा मेरा एक मैं तो 5 दिन नहीं बर्दाश्त कर सकता। हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बार बार ये कहते हैं कि हमारा इन्हिसार अभी भी ज़ाहिर है कि सऊदी अरब, चीन जैसे मुल्कों पर है कि डेट रीशेड्यूलिंग होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। अभी भी हमारे यहाँ ब्रेकिंग खबर चल रही थी कि प्राइम मिनिस्टर एक मरतबा फिर सऊदी अरब में है, वहाँ पे मईशत के लिए बात कर रहे हैं, हमारे लिए बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये बताएंगे कि हमें क्या इशारे मिल रहे हैं, ये जो जिन पे हमारा इन्हिसार है दोस्तों पे। चीन के हवाले से हम जानते हैं कि फ्रस्ट्रेशन कुछ है, उनके कंसर्न्स वो ओपनली वॉइस भी कर रहे हैं। सऊदी अरब से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि ये कश्ती चलती रहे, ये डूबे नहीं? सब ये किससे? जी खुर्रम, आप बताइए। यार आप देखें कि सऊदी अरब के बारे में हम लोग कब से सुन रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई 2 साल हो गए हैं सुनते हुए कि 22 अरब डॉलर वहां। अल्फाज ये थे कि 25 अरब डॉलर वहां बेस पे पड़े हैं, बस हमने जाके लेना है उनको। ठीक है, उसके बाद आपको याद होगा, मेरे ख्याल में पिछले साल मई था, मुझे एग्जैक्ट शायद डेट भूल गई हूँ, लेकिन कहा गया था UAE की तरफ से कि 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हम लाने के लिए तैयार है पाकिस्तान में। इंतजार कर रहे हैं बस ये पैसे आपके मुल्क में आने का। अभी तक तो कुछ नहीं आया ना। अब फिर हमें बताया गया था कि SIFC का फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, उसके थ्रू आएंगे। क्या आया उसके थ्रू? उसको भी कितने, कोई 2 साल हो गए हैं फ्रेमवर्क को बनाए हुए। द प्रॉब्लम इज कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस तरह से नहीं आती। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पीछे प्राइम मिनिस्टर साहब या आर्मी चीफ साहब नहीं भाग के ला सकते उसको। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तब आती जब आपके माशी हालात और आपके सियासी हालात एक स्टेबिलिटी उनमें हो और एक लेवल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी हो कि सरमायाकार खुद कंफर्टेबल फील कर सके कि यार ये इस मुल्क में आके मैं अगर सरमायाकारी करूं तो मेरा अपना फायदा होगा उसमें से। जब तक ये फीलिंग आप नहीं क्रिएट कर सकते तो फॉरगेट इट। जितने मतलब अगर मैं इसको सम अप करूं, सॉरी खुर्रम आपकी बात काट रहा हूं, वक्त कम हो रहा है, कि आपको कंडीशंस क्रिएट करनी चाहिए जिससे इन्वेस्टमेंट आए। ये नहीं कि भाई नहीं है यार कोई इन्वेस्ट कर दे यार, जो हमारा यूजुअल तरीका होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। आज 3 दिसंबर है। डिफरेंटली एबल लोग जिन्हें हम उर्फ़ आम में माजूर समझते हैं उनका आलमी दिन मनाया जा रहा है। इनमें से लगभग आधे वो हैं जिन्हें निगाह का मसला है, या तो निगाह बिल्कुल ख़त्म है या उन्हें बहुत कम नज़र आता है, और उनकी मदद के लिए पिछले 200 साल में बहुत काम हुआ है। ब्रेल का नाम तो आपने सुना होगा कि ब्रेल किताबें जो उन्हें पढ़ने में मदद देती हैं आगे बढ़ने में। लुई ब्रेल ने कोई 200 साल पहले जब वो ख़ुद एक हादसे का शिकार हो गए थे तो 15 बरस के बच्चे थे, तो उन्होंने ये तरीक़ा ईजाद करके जो फ्रेंच हरूफ तहजी हैं उन्हें मोटे कागज़ पे उभार के ताकि वो उन्हें छू के समझ सकें, ये तरीक़ा ईजाद किया। फिर कोई 20-30 साल बाद ये रफ्ता रफ्ता फैलता चला गया दुनिया में। इसको तकरीबन 200 साल हो गए हैं और इसमें ख़ासी डेवलपमेंट हुई हैं। 2021 में 3 दोस्त उन्होंने मिल के एक प्रोजेक्ट बनाया बोलते हरूफ के नाम से, और उसके जो CEO हैं उमर फ़ारूक साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। आपका जो फोकस है वो ब्रेल प्रोडक्ट की तरफ है, तो मेरे जहन में फ़ौरन ये आया कि यार ये तो बहुत 2 सदियों से हो रहा है ये सब कुछ, तो आप जो हैं इसमें नया क्या कर रहे हैं और कौन से इदारे हैं जिनकी आप मदद कर रहे हैं? अब डिजिटल ज़माना है तो डिजिटली आप इसको कैसे इंडक्ट कर रहे हैं आम लोगों की, डिफरेंटली एबल लोगों की ज़िंदगी में? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग आपका पहले जज़ाकल्लाह। अच्छा, आज जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का डे मनाया जा रहा है और आपने इसके बाद से जो मुझसे सवाल पूछा, देखिए पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर ब्लाइंड लोगों के 2 बड़े इशूज़ थे। एक ये कि जो ब्रेल पे काम हो रहा था वो मैनुअल तरीके से काम होता था। मैनुअल तरीके से होने की वजह से जो बुक्स बनने में और ब्रेल का मटेरियल बनने में इतना टाइम लगता था कि महीनों के सालों लग जाते थे। तो बच्चे स्कूल में बगैर बुक्स के पढ़ रहे होते थे। और अगर आप मैनुअल प्रोसेस देखें जो आपने देखी होंगी वीडियोस या ब्रेल स्लेट पर बच्चे बनते हैं, वो पता है वो क्योंकि तो वो देख तो सकते नहीं है, तो वो कई दफ़ा तो स्लेट में नोक जाती है, वो नोकीली कई दफ़ा उनके हाथों में चली जाती है, तो उनके हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं, वो मतलब ब्लीडिंग मतलब। और उसके बाद भी 6 महीने तक वो बुक्स ही बनाते हैं, फिर 6 महीने पढ़ने को मिलते हैं, तो बुक्स ही कंप्लीट करते करते उनका आधे से ज़्यादा साल निकल जाता है। सही। तो उनको तो आधे से कम साल मिलता है अपनी एजुकेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो आपने इस प्रोसेस को आपने आसान किया? यस, हमने कंप्यूटर से क्या किया कि आपके पास बुक का जो भी मटेरियल है आप उसको सॉफ्टवेयर के अंदर डालें हमारे, वो विदिन अ सेकेंड उसको कन्वर्ट कर देगा पूरा ब्रेल में। ओके। और जस्ट आपको थोड़ी इतनी से जो चेंजिंग वगैरह करनी है, तो यूँ समझे कि आप सालों का जो काम था वो दिनों में हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ इसमें यह है कि मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं बैंक में था तो एक नाबीना खातून वहाँ पर बैठी हुई थी, राइट, और उनके साथ जो थे वो उनको फिर पढ़ के बता रहे थे कि जी ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, मैं सिर्फ बैंक की मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन 1000 आपको फॉर्म भरने होते हैं, राइट, इस चीज़ का उस चीज़ का, तो उसके ऊपर कुछ काम है आपका शायद? जी बिल्कुल ज़रूर। अच्छा, हमें 2020 के अंदर पता चला कि बैंक के अमले को बड़ा मसला है कि जी ये ब्रेल फॉर्म से हम कैसे जो है ना डील करें ब्लाइंड अमले को। उनके लिए बहुत बड़ा इशू था और उनको खुद ब्रेल नहीं आती है। तो हमें पता चला जी ये मसला बैंक में एग्जिस्ट करता है। इस तरह एजुकेशन में भी जो माँ बाप हैं ब्लाइंड बच्चे के, जो बहन भाई हैं, जो टीचर्स हैं, वो पढ़ा नहीं सकते। इंक्लूसिव एजुकेशन गोल है यूनाइटेड नेशन का, तो 30 तक कंप्लीट करना है और इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने कहा क्यों ना हम ऐसी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स बनाने की टेक्नोलॉजी बनाएं जो साइटेड और विजुअल इम्पेयर्ड दोनों जिससे पढ़ सकें। तो वो कैसे? देखिए, जैसे पहले इस तरीके से ब्रेल के डॉक्यूमेंट बन रहे थे, हमने पहले तो इसको ऑटोमेट किया। फिर हमने एक नया आइडिया दिया कि क्यों ना ऐसे बैंक का डॉक्यूमेंट, वाह सही, मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो भी इस्तेमाल हो गया, बेहतरीन। अब इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, लॉकर एप्लीकेशन फॉर्म, सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्या है कि अब हमने कॉन्सेप्ट ये दिया कि आप जितना जो मटेरियल है वो इसी इंक्लूजन के अंदर लेकर आ जाएं। इस तरह हम अभी टैग्स, कपड़ों के जो ब्रांड्स हैं उनके साथ बात कर रहे हैं जी, टैग्स जो है ना वो ब्रेल में हो ताकि लोग शॉपिंग कर सकें। यूरोप के अंदर आपको पता है ब्रेल की कंप्लाइंस है, कोई दवाई का डब्बा हो ही नहीं सकता। अच्छा, ऐसा है? जी बिल्कुल, कंप्लाइंस है कंपलसरी। इंडिया में आने वाले किसी बैंक ने अडॉप्ट भी किया है? नहीं, कुछ बैंक्स ऐसे हैं इंक्लूडिंग नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और कुछ 5 प्राइवेट बैंक्स जो है ना वो इंक्लूड हो चुके हैं। हम वो अब एक्सेसिबल मटेरियल बना रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी सारे बड़े बैंक्स को कोशिश कर रहे हैं रीच आउट करके कि आप इस तरीके से एक्सेसिबल मटेरियल बनाएं। और ना सिर्फ हम लोग ब्रेल के अंदर बल्कि मोबाइल और वेब ऐप्स
ऐसी एक्सेसिबल कर रहे हैं कि जो उनके लिए भी इजी टू यूज़ हो और वो लोग भी डिजिटाइजेशन और एक्सेसिबल मटेरियल कर सकें जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो ये बेसिकली अब अच्छा वैसे तो ये फॉर्म जो है अगर आम तौर पे छापे खाने में छप जाए तो कोई ज़्यादा लागत नहीं आती, लेकिन चूंकि आप ब्रेल इंसर्ट करा रहे हैं तो इससे डेफिनेटली इसकी लागत भी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा एतराज़ हो सकता है, खुसूसन बैंक जो एक एक पैसा जो है वो दांत से पकड़ते हैं कि यार ये तो तुम खर्चा बढ़ाने की बात कर रहे हो। देखिए अगर आपको याद हो नोकिया जब 3310 आया था तो नया कितने का था, और उस वक्त अगर आप सोने के कंपैरिजन करें तो मल्टीपल ऑफ मतलब कई तोला सोना जो है ना उसकी अमाउंट के बराबर था। मतलब याद होगा कुछ तो जाके आज आप अगर तोले के लिहाज से उसकी जो वैल्यू, मैं इसलिए तोले सोने के लिहाज से कंपेयर करूं तो आपको आइडिया हो कि उसकी वर्थ क्या है। और जब कॉल हम सुनते भी थे ना तो 7 रुपए लगा करते थे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब न्यू आती है तो यूनिट इकोनॉमिक्स की वजह से वो महंगी होती है, इनोवेशन की वजह से नहीं, लेकिन इससे कस्टमर्स भी और आ सकते हैं ना। जी बिल्कुल। मतलब आप अगर केटर कर रहे हैं एक पूरे ग्रुप को सिर्फ जो वैसे एक्सक्लूडेड है तो फिर आपके यहाँ वो आ सकते हैं। और सिर्फ ये भी नहीं है ना, आपको पता है कि जितने भी इदारे हैं, बैंक्स, MNCs वगैरह, इनको CSR की कितनी पड़ी रहती है। सब चाहते हैं कि यार हमारा इमेज बेहतर हो, हम दिखाएं। ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है, तो लोगों का फायदा भी है, आपका भी फायदा है। ये जो आपने पॉइंट रेज किया ना, ये मैंने कभी नहीं पहले सोचा था। मेडिसिन लेबल्स, क्योंकि देखिए फॉर्म तो चले आप किससे भरवा सकते हैं, अगर आपने दवाई लेनी है और आपको ये नहीं पता कि मैं कौन सी दवाई ले रही हूँ, गलत आप ले रहा हूँ, घर में आप अकेले हैं, कोई गलत आपने ले ली, आपकी डेथ वाकई हो सकती है। मतलब उनका बेसिक राइट है। और उनके क्यों अब पैकेजिंग इंडस्ट्री है वो भी हमारे यहाँ इनएक्सेसिबल है, भाई उनका राइट है। अब यूरोप में बाकी केमिकल्स भी हो गए जो ऐसा ऐसा पैकेजिंग इंडस्ट्री है वो लोग लेकर आ रहे हैं। और अगर देखिए मसला सारा क्या आता है यूनिट इकोनॉमिक्स का, अगर कोई एक बनाएगा ना उसको महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर पूरी स्केल पे अगर बनाएंगे, स्केल का बनाएंगे तो वो इतना इकोनॉमिक्स उसका बेटर हो जाती है कि ऑलमोस्ट वो उसी रेट पे आ जाती है चीज़ जो बाकी जिस तरह आप नॉर्मल। अच्छा, आपने अभी ये बैंकिंग सेक्टर में ये किया है, इसके अलावा और कहाँ करने का इरादा है या होना चाहिए जहाँ पे सख्त ज़रूरत है? फार्मास्यूटिकल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को कंप्लायंस लाना चाहिए, जैसे स्टेट बैंक। ये तो कानून होना चाहिए, कानून होना चाहिए, कोई इसके ऊपर है ही नहीं एक्सेप्शन। इसके अलावा आपके जो क्या कहते हैं पैकेजिंग इंडस्ट्री देखें जितनी भी है, आप अगर एक सुपर स्टोर में जा रहे हैं, ब्रांड बंदी का भी तो राइट है ना, वो इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार के जो है ना वहाँ पे जी खुद ख़रीदारी कर सके, उसका क्यों नहीं राइट है। अच्छा, आज मैं गया था, वो कुछ बच्चे थे जिन्होंने स्क्रिप्ट्स लिखे, फिर उनको जो है एक सौती ड्रामा जिन्हें आप कह सकते हैं वो बनाए, बहुत ही अच्छी प्लेस बनाया उन्होंने। स्क्रिप्ट खुद लिखे, डायरेक्शन खुद दी और आवाज़ भी खुद उनकी थी। ये सारा काम स्क्रिप्टिंग का वो साउंड की मदद से कर रहे हैं, एडिटिंग साउंड की मदद से। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जब वो ए पे की दबाते हैं तो ए की आवाज़ आती है या बी की, तो जाहिर है वो कीबोर्ड तो उन्हें याद हो जाता है, फिर वो आराम से बगैर देखे वो सिर्फ साउंड की मदद से उन्होंने स्क्रिप्टिंग की और एडिटिंग जो स्पूल हैं उन पे भी बैठ के वही साउंड बेस्ड है। तो उसकी मौजूदगी में अब ये जो ब्रेल का तरीका है, अब AI भी आ गया है, उसमें भी पता नहीं कितने पोटेंशियल हैं इन लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के ये आपके पेश नज़र है कि कितनी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं। देखिए इसमें ना कई दफ़ा लोगों को एक गलत फहमी हो जाती है कि अगर ऑडियो बुक्स आ रही हैं या AI आ गई है तो ब्रेल की रिप्लेसमेंट आ गई है, अब ख़त्म। अच्छा, ये गलत फहमी। देखें ब्रेल की अपनी इंपॉर्टेंस है, ऑडियो की अपनी। एक छोटी एग्जांपल, हमारे पास वीडियो और ऑडियो कब से आ गया कि हमने अपने बच्चों की स्कूल की बुक ख़त्म की? नहीं की। अच्छा मिसाल, अब मैं आपको एक टेक्निकल एग्जांपल देता हूँ। नो की स्पेलिंग में NOW KNOW है, या ब्लैंक में कैसे पढ़ाएंगे? अगर आपने ऑडियो बुक कर दिया, मतलब ये दोनों सारी चीजें साथ मतलब दे आर नॉट अपोज्ड टू ईच अदर, दे हैव टू वर्क टुगेदर, कॉम्प्लीमेंट्री, इनको अलाइन किया जा सकता है, इनको अलाइन किया जा सकता है। उमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें लग रहा था कि अभी तो गुफ्तगू शुरू हुई है, लेकिन क्या करें, टेलीविजन है, वक्त का एक हमेशा मैंने मसला रहता है। तो आई होप यू एंजॉयड इट। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।